दुनिया के लिए सूरज अब इस दुनिया में नहीं था। लोग मान चुके थे कि उसकी कार में हुए विस्फोट ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। परिवार रो चुका था, दोस्त टूट चुके थे और ईशा की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। विस्फोट के बाद सूरज किसी तरह बच गया था। घायल अवस्था में उसने खुद को दुनिया से छिपा लिया। कारण सिर्फ एक था, वह जानना चाहता था कि उसकी मौत का खेल किसने रचा। दिन गुजरते गए और सूरज ने अपनी पहचान छिपाकर जांच शुरू कर दी। एक शाम वह आकाश के घर के पास खड़ा था। चेहरे पर नकली दाढ़ी और सिर पर टोपी थी। कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उसकी नजर घर के अंदर बाहर आने आने वाले हर व्यक्ति पर थी। तभी उसे याद आया कि अरविंद जी ने क्या कहा था। सूरज बेटा, ईशा ने जो कुछ भी किया वह उसकी मर्जी से नहीं था, उसे मजबूर किया गया था। ये बात सूरज के दिल में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। क्या सच में ईशा निर्दोष थी? क्या वह इतने दिनों से गलत इंसान पर गुस्सा कर रहा था? जितना वह सोचता उतना ही उलझता चला जाता। उधर दूसरी तरफ ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने पाव भाजी की प्लेट रखी थी। ये वही डिश थी जो कभी सूरज की सबसे पसंदीदा हुआ करती थी। एक कौर खाते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कैसे सूरज मजाक में पूरी प्लेट खत्म कर देता था। उसकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। वह धीरे से बोली, आप जहां भी हैं बस सुरक्षित रहिए। उसी समय खिड़की के बाहर खड़ा सूरज उसे देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, अगर ये मुझसे नफरत करती है तो मेरी पसंद की चीजें देखकर इतना भावुक क्यों हो जाती है? तभी ईशा को खांसी आने लगी। अनजाने में सूरज के मुंह से निकल गया, ईशा जी, पानी। आवाज सुनते ही ईशा चौंक गई। उसका दिल धड़क उठा। उसे लगा जैसे सूरज आसपास ही हो। वह भागकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सूरज तब तक अंधेरे में गायब हो चुका था। उस रात दोनों सो नहीं पाए। एक तरफ ईशा थी जो सूरज को याद कर रही थी, दूसरी तरफ सूरज था जो ईशा को समझने की कोशिश कर रहा था। और यहीं से शुरू होने वाली थी उस सच्चाई की तलाश जो कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज अपनी जांच को और आगे बढ़ाने निकल पड़ा। उसे पता चला कि उसकी कार को विस्फोट से पहले आखिरी बार एक पुराने गैराज में देखा गया था। वह तुरंत वहां पहुंच गया। गैराज शहर के बाहरी इलाके में था। चारों तरफ जंग लगी मशीनें और टूटे फूटे वाहन खड़े थे। सूरज अंदर गया और वहां मौजूद बुजुर्ग मैकेनिक से बात करने लगा। शुरुआत में मैकेनिक कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई रहा था। लेकिन जब सूरज ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वह लेगा, तब आखिरकार वह बोल पड़ा, साहब, आपकी गाड़ी के नीचे कुछ लगाया गया था। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने लगाया था? मैकेनिक ने कांपते हुए जवाब दिया, आकाश के आदमी थे। अब सूरज का शक यकीन में बदल चुका था। लेकिन अदालत में शक नहीं, सबूत काम आते हैं। इसलिए उसने अगले कई दिन सबूत इकट्ठा करने में लगा दिए। सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, हर चीज धीरे धीरे उसके हाथ लगने लगी। उधर आकाश भी बेचैन होने लगा था। उससे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसने अपने आदमियों को बुलाया, जो भी सबूत मेरे खिलाफ हो सकता है खत्म कर दो। लेकिन किस्मत अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। जितना वह सबूत मिटाता उतने ही नए सबूत सामने आ जाते। उसी दौरान बंटी को भी कुछ अजीब बातें पता चलने लगी। उसे एहसास होने लगा कि शायद सूरज कभी गलत था ही नहीं। वह पुरानी बातों को याद करने लगा। उसे याद आया कि सूरज ने हमेशा उसे भाई माना था, लेकिन आकाश की चालों ने दोनों दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। बंटी के अंदर पछतावा बढ़ता गया। आखिर उसने फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए वह सच का साथ देगा। उसी शाम उसने ईशा को मंदिर में देखा। ईशा भगवान के सामने बैठी रो रही थी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, हे भगवान, सूरज जहां भी हो सुरक्षित रहे। ये सुनकर बंटी स्तब्ध रह गया। अगर ईशा सच में आकाश की पत्नी थी तो फिर सूरज के लिए इतनी चिंता क्यों? यही सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठने लगा और जल्द ही उसे इसका जवाब मिलने वाला था। उस रात बंटी ने ईशा से मिलने का फैसला किया। काफी देर समझाने के बाद आखिरकार ईशा बोलने को तैयार हुई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह बोली, जो सच मैं बताने जा रही हूँ उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। बंटी चुपचाप सुनता रहा। ईशा ने बताया कि उसकी और आकाश की कभी शादी हुई ही नहीं थी। यह सुनते ही बंटी के होश उड़ गए। ईशा ने आगे कहा, मैं सिर्फ मजबूरी में उसके साथ रह रही हूँ। फिर उसने अपनी माँ की कहानी सुनाई। कैसे गुलाब सिंह ने उसकी माँ को बंदी बना रखा था, कैसे आकाश उसे धमकाता था, कैसे उसे सूरज के खिलाफ झूठ बोलने पर मजबूर किया गया। हर शब्द के साथ बंटी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि असली अपराधी कौन है। उसी रात उसने एक गुप्त जगह पर सूरज और ईशा की मुलाकात करवाई। जैसे ही ईशा ने सूरज को देखा वह खुद को रोक नहीं पाई।
वह दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कई महीनों का दर्द एक पल में बाहर निकल आया। सूरज ने धीरे से पूछा, आखिर क्यों? ईशा ने सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि उसने हमेशा सूरज को ही अपना पति माना है। उसने कभी आकाश को अपना जीवन साथी नहीं समझा। यह सुनकर सूरज की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे लगा कि उसने बिना सच्चाई जाने ईशा को कितना दर्द दिया। लेकिन अब समय पछताने का नहीं था। अब समय था लड़ने का, और इस लड़ाई का लक्ष्य सिर्फ एक था, आकाश। कुछ दिनों बाद सूरज को एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरी कहानी बदल दी। वह थी एक पेन ड्राइव। पहली नजर में वह साधारण दिखाई देती थी, लेकिन उसके अंदर छिपा सच किसी बम से कम नहीं था। सूरज ने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर आकाश दिखाई दिया। वह अपने आदमियों के साथ बैठा था, और फिर वह शब्द सुनाई दिए जिन्होंने सूरज को हिला दिया। गाड़ी में बम लगा दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आगे की रिकॉर्डिंग और भी खतरनाक थी। आकाश साफ साफ कह रहा था कि अगर सूरज बच भी जाए तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। अब सब कुछ स्पष्ट था। यह सिर्फ शक नहीं रहा, यह हत्या की साजिश का सीधा सबूत था। सूरज ने तुरंत अपने वकील से संपर्क किया। सभी सबूत व्यवस्थित किए गए, गवाहों को तैयार किया गया, और आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंच गया। उधर आकाश को जब यह खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद इस बार वह बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह आखिरी कोशिश करने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसकी हर चाल अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। कोर्ट की पहली सुनवाई का दिन आ गया। पूरा शहर वहां मौजूद था। सबको यही लगता था कि सूरज मर चुका है। लेकिन अचानक कोर्ट का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। वह सूरज था, जिंदा। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ताई मां रो पड़ी। अरविंद जी भगवान का धन्यवाद करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका आकाश को लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सूरज उसके सामने खड़ा है। सुनवाई शुरू हुई। एक एक करके सबूत पेश किए गए। सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्डिंग, गैराज मैकेनिक की गवाही, और आखिर में वह पेन ड्राइव। रिकॉर्डिंग सुनते ही कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि असली अपराधी कौन है। आकाश के वकील लगातार बचाव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर दलील के सामने नया सबूत खड़ा हो जाता। फिर बंटी को गवाही के लिए बुलाया गया। उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी और सूरज की दोस्ती तोड़ी गई, कैसे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया, कैसे उसने गाड़ी में बम देखा था। उसकी गवाही ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। सूरज की आंखें नम हो गईं। वर्षों बाद उसे अपना दोस्त वापस मिल रहा था, और अब अगली सुनवाई में होने वाला था सबसे बड़ा खुलासा, ईशा की गवाही। क्या एक गवाही कई सालों के झूठ को एक ही पल में खत्म कर सकती है? कोर्ट रूम में उस दिन ऐसा ही माहौल था। हर किसी की नजर एक ही इंसान पर टिकी हुई थी, ईशा। बंटी की गवाही खत्म होते ही जज ने ईशा को गवाहों के कटघरे में बुलाया। जैसे ही ईशा आगे बढ़ी, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों को पता था कि अब जो भी कहा जाएगा वह इस मामले की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ईशा ने कांपते हुए हाथों से गीता को छुआ और सच बोलने की शपथ ली। आकाश की नजरें लगातार उसी पर टिकी थी। वह चाहता था कि ईशा डर जाए, चुप हो जाए, या फिर आधा सच बोले। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब ईशा अकेली नहीं थी, सूरज उसके साथ खड़ा था। ईशा ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। आज मैं जो कहने जा रही हूँ वह शायद मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। पूरा कोर्ट ध्यान से सुनने लगा। मेरी और आकाश की कभी शादी नहीं हुई थी। ये सुनते ही कोर्ट में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आकाश का चेहरा तनाव से भर गया। ईशा ने आगे कहा, मैं मजबूरी में उसके साथ रह रही थी। उसने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। उसने मुझे सूरज के खिलाफ झूठ बोलने पर मजबूर किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैंने हमेशा सूरज को ही अपना पति माना है। मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। यह सुनते ही ताई माँ की आंखें भर आईं। उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने कितनी बार ईशा को गलत समझा था। ईशा ने एक एक घटना बतानी शुरू की। कैसे उसकी माँ को बंधक बनाया गया, कैसे उसे ब्लैकमेल किया गया, कैसे हर कदम पर उसे डराकर फैसले लेने के लिए मजबूर किया गया। फिर उसने वह दिन याद किया जब उसे सूरज के खिलाफ झूठा बयान देना पड़ा था। उस दिन मैं अंदर से टूट गई थी। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कोर्ट रूम में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। सूरज चुपचाप उसे देख रहा था। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि ईशा ने जो कुछ किया वह विश्वासघात नहीं बल्कि बलिदान था। ईशा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर प्यार का मतलब किसी की खुशी के लिए खुद दर्द सहना है तो मैंने वही किया। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर जज ने पूछा, क्या आपके पास अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत है?
ईशा ने सिर हिलाया। उसके वकील ने कई रिकॉर्डिंग, मैसेज और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। इन सबूतों ने उसकी बात को मजबूत कर दिया। अब आकाश के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसका बनाया हुआ झूठ का महल दरकने लगा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आकाश अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह एक आखिरी चाल चलने वाला था, और वह चाल इतनी खतरनाक थी कि एक बार फिर सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी। क्या होता है जब कोई इंसान हार के डर से सारी सीमाएं पार कर देता है? ईशा की गवाही के बाद आकाश समझ चुका था कि अदालत में उसका बचना लगभग नामुमकिन है। सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे थे, गवाह उसके खिलाफ बोल रहे थे, और सबसे बड़ी बात, सूरज जिंदा था। जिस इंसान को वह अपनी सबसे बड़ी बाधा मानता था, वही आज उसकी हार का कारण बन चुका था। उस रात आकाश अपने फार्म हाउस पहुंचा। वह गुस्से से बेकाबू था। उसे कमरे में रखी कई चीजें तोड़ दी। उसके आदमी डरकर दूर खड़े थे। कुछ देर बाद उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाया। अगर मैं डूब रहा हूं तो किसी और को भी चैन से नहीं जीने दूंगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। 2 दिन बाद सूरज को खबर मिली कि आकाश के आदमी एक गवाह का पीछा कर रहे हैं। सूरज तुरंत वहां पहुंचा। एक सुनसान सड़क पर गवाह की कार को रोकने की कोशिश की जा रही थी। स्थिति खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन सही समय पर सूरज पहुंच गया। उसने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही मिनटों में पूरी जगह पुलिस से घिर गई। आकाश के आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। उनके फोन से कई नए सबूत मिले। इन सबूतों में साफ दिखाई दे रहा था कि यह सब आकाश के आदेश पर हो रहा था। जब पुलिस ने आकाश से पूछताछ की तो उसने पहले सब कुछ नकार दिया, लेकिन तकनीकी जांच में उसके फोन रिकॉर्ड और लोकेशन सामने आ गए। अब उसका बचाव और कमजोर हो गया। उधर कोर्ट में अगली सुनवाई नजदीक आ रही थी। मीडिया लगातार इस मामले को दिखा रहा था। पूरे शहर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या आकाश को सजा मिलेगी या वह फिर किसी चाल से बच निकलेगा? सुनवाई से एक रात पहले आकाश ने एक और कोशिश की। उसने जेल जाने से बचने के लिए शहर छोड़ने का प्लान बनाया। एक नकली पहचान तैयार की गई, टिकट बुक हुए, रास्ता तय हुआ, लेकिन किस्मत इस बार उसके खिलाफ थी। जैसे ही वह भागने की कोशिश करने लगा, पुलिस ने उसे एयरपोर्ट के रास्ते में पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि शायद अब न्याय दूर नहीं है। दूसरी तरफ सूरज, ईशा और बंटी एक साथ बैठे थे। कई महीनों बाद उनके चेहरों पर सुकून दिखाई दे रहा था। लेकिन सूरज जानता था कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक अदालत अंतिम फैसला नहीं सुना देती, तब तक कुछ भी हो सकता है। अगली सुबह कोर्ट में अंतिम बहस होने वाली थी, और उसी बहस के बाद तय होने वाला था कि आकाश अपनी बाकी जिंदगी आजादी में बिताएगा या सलाखों के पीछे। क्या सच की जीत हमेशा होती है, या कभी कभी झूठ इतना ताकतवर हो जाता है कि न्याय भी हार मान लेता है? ये सवाल उस सुबह हर किसी के मन में था। कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। मीडिया की वैनें खड़ी थीं। कैमरे लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे। शहर के सबसे चर्चित मामले का फैसला आज आने वाला था। अंदर कोर्ट रूम में माहौल बेहद गंभीर था। एक तरफ सूरज, ईशा, बंटी और पूरा परिवार बैठा था। दूसरी तरफ आकाश अपने वकीलों के साथ मौजूद था। हालांकि उसके चेहरे पर अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। पिछले कुछ दिनों में उसके खिलाफ इतने सबूत सामने आ चुके थे कि अब उसे भी अपनी हार का अंदाजा होने लगा था। जज के आते ही पूरी अदालत खड़ी हो गई। कुछ औपचारिक कार्यवाही के बाद अंतिम बहस शुरू हुई। सूरज के वकील ने एक एक करके पूरे मामले को दोबारा अदालत के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे सूरज की कार में बम लगाया गया, कैसे उसकी मौत की साजिश रची गई, कैसे ईशा और उसके परिवार को धमकाया गया, कैसे झूठे बयान दिलवाए गए, और कैसे पूरे परिवार को भ्रम में रखकर अपराधों का जाल बुना गया। इसके बाद पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई गई। कमरे में वही आवाज गूंजी जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी थी। आकाश की आवाज, साफ, स्पष्ट और बिना किसी शक के। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। अब बचाव पक्ष की बारी थी। आकाश के वकील ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। कुछ गवाह व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण बयान दे रहे हो सकते हैं, लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई तो उनकी दलील कमजोर पड़ गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रिकॉर्डिंग असली है, किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं की गई। इसके बाद बंटी, मैकेनिक और अन्य गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड से मिलाए गए। हर बात एक दूसरे से मेल खा रही थी। अब अदालत के सामने तस्वीर पूरी तरह साफ थी। जज ने कुछ देर फाइलें देखी। पूरा हॉल सांस रोककर बैठा था। फिर आखिरकार वह पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। अदालत के सामने प्रस्तुत सबूतों, गवाहों और जांच रिपोर्टों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आरोपी आकाश ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या की साजिश रची, सबूत मिटाने का प्रयास किया, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की तथा कई लोगों को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाया। आकाश का चेहरा उतर गया। जज ने आगे कहा,
इसलिए अदालत आरोपी आकाश को दोषी ठहराती है और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाती है। इतना सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। बंटी ने खुशी से मुट्ठी भींच ली। ताई माँ ने भगवान का नाम लिया। सूरज कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। वह उस सफर को याद कर रहा था जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया था। धोखा, साजिश, मौत का सामना और फिर सच की तलाश। आज आखिरकार उस सफर का सबसे बड़ा पड़ाव पूरा हो चुका था। पुलिस आगे बढ़ी और आकाश को हिरासत में ले लिया। जाते जाते उसने सूरज की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, हार और पछतावा तीनों दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कानून अपना फैसला सुना चुका था। कोर्ट के बाहर निकलते ही मीडिया ने सूरज को घेर लिया। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, आपको कैसा लग रहा है? सूरज ने सिर्फ एक बात कही, आज मेरी नहीं, सच की जीत हुई है। और यही शब्द अगले दिन हर अखबार की सुर्खी बनने वाले थे। क्या किसी इंसान से उसकी पहचान छीन ली जाए और फिर वो उसे दोबारा हासिल कर ले तो वह पल कैसा होता है? आकाश को सजा मिलने के बाद सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन सूरज के जीवन की एक और बड़ी लड़ाई बाकी थी। वह लड़ाई थी उसकी प्रतिष्ठा की। एक समय था जब सूरज एक सम्मानित आईएएस अधिकारी था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन आकाश की साजिशों के कारण उस पर झूठे आरोप लगे। जांच बैठी, नौकरी चली गई और धीरे धीरे उसका सम्मान भी लोगों की नजरों में धूमिल हो गया। हालांकि अब सच्चाई सामने आ चुकी थी, इसलिए सरकार ने मामले की पुनः जांच शुरू की। एक विशेष समिति बनाई गई। सभी पुराने दस्तावेज निकाले गए। फोन रिकॉर्ड, विभागीय फाइलें और गवाहियों की दोबारा समीक्षा की गई। कई सप्ताह तक जांच चलती रही। सूरज को हर दिन एक नई उम्मीद मिलती थी, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि इस बार फैसला पूरी तरह तथ्यों के आधार पर होगा। एक सुबह उसे सरकारी कार्यालय से फोन आया। उसे तुरंत मुख्य सचिव के कार्यालय में बुलाया गया। फोन रखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ईशा ने उसके चेहरे की तरफ देखा। सब ठीक है। सूरज हल्का सा मुस्कुराया। शायद आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है। दोनों साथ में कार्यालय पहुंचे। वहां कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने सूरज को बैठने का इशारा किया। कुछ पल तक कमरे में खामोशी रही। फिर उन्होंने एक फाइल खोलते हुए कहा, जांच पूरी हो चुकी है। सूरज की सांसें थम सी गईं। मुख्य सचिव आगे बोले, आपके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे पाए गए हैं। सूरज की आंखें नम हो गईं। वर्षों का दर्द जैसे एक पल में हल्का हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी। मुख्य सचिव मुस्कुराए और बोले, सरकार ने फैसला किया है कि आपको पूर्ण सम्मान के साथ आपकी सेवा में पुनः बहाल किया जाए। कमरे में तालियां गूंज उठीं। सूरज कुछ क्षण तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे याद आने लगा वह दिन जब उससे उसका पद छीन लिया गया था। वह रातें जब उसने अकेले संघर्ष किया था और वह समय जब पूरी दुनिया उसे दोषी समझ रही थी। आज वह सब पीछे छूट चुका था। बाहर निकलते ही ईशा ने खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। मुझे पता था कि एक दिन सच जरूर जीतेगा। सूरज मुस्कुराया। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। उस शाम परिवार में जश्न का माहौल था। ताई माँ ने मिठाइयां बांटी। दादी ने भगवान का धन्यवाद किया। बंटी ने मजाक में कहा, अब साहब फिर से बड़े अफसर बन गए हैं, हमें मत भूल जाना। सब हंस पड़े, लेकिन खुशी का सबसे भाव पल तब आया जब सूरज ने अपने पुराने कार्यालय में दोबारा कदम रखा। सभी कर्मचारी खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे। कई लोगों की आंखों में सम्मान दिखाई दे रहा था। सूरज ने महसूस किया कि वह सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी पहचान वापस पा चुका है। उसने अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया सूर्योदय शुरू हो चुका था। और अब वह एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए खुशियों से भर देने वाला था। क्योंकि अगला अध्याय सिर्फ सम्मान की वापसी का नहीं, बल्कि प्रेम के सबसे खूबसूरत उत्सव का होने वाला था। क्या सच्चा प्यार सचमुच हर परीक्षा पार कर सकता है? क्या दो लोग जिन्हें हालात, साजिशों और गलतफहमियों ने अलग कर दिया हो, फिर से एक होकर अपनी नई दुनिया बसा सकते हैं? सूरज और ईशा की कहानी अब इसी सवाल का जवाब बनने जा रही थी। आकाश को सजा मिल चुकी थी। सूरज को उसका सम्मान और नौकरी वापस मिल चुकी थी। परिवार की गलतफहमियां खत्म हो चुकी थीं। लेकिन एक अधूरा सपना अभी भी बाकी था। वह सपना था सूरज और ईशा का एक बार फिर से एक होना। एक शाम पूरे परिवार के सामने सूरज खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में आत्मविश्वास। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी सूरज धीरे धीरे ईशा के सामने आया। उसने जेब से छोटी सी अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। पूरा घर सन्न रह गया। ईशा की धड़कनें तेज हो गईं।
सूरज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमने दर्द देखा है, जुदाई देखी है, गलतफहमियां देखी हैं, लेकिन हर बार हमारा रिश्ता इन सबसे मजबूत होकर निकला है। क्या तुम एक बार फिर मेरी जीवन संगिनी बनोगी? ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो कुछ पल तक बोल नहीं पाई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। इतना सुनते ही पूरा घर तालियों से गूंज उठा। ताई माँ ने दोनों को गले लगा लिया। दादी ने आशीर्वाद दिया। बंटी ने हंसते हुए कहा, इस बार शादी में कोई विलेन नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। सभी लोग हंस पड़े। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा घर रोशनी से जगमगाने लगा। दीवारों पर फूलों की सजावट की गई। आंगन में रंगोली बनाई गई। रिश्तेदार दूर दूर से आने लगे। घर में फिर से खुशियों की आवाजें गूंजने लगी। सबसे पहले मेहंदी की रस्म हुई। ईशा के हाथों पर खूबसूरत मेहंदी रची गई। उसमें सूरज का नाम भी छिपा था। सहेलियां उसे छेड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सूरज को बंटी और उसके दोस्त लगातार मजाक करके परेशान कर रहे थे। कई महीनों बाद सूरज खुलकर हंस रहा था। फिर संगीत की रात आई। पूरा परिवार एक साथ नाचा। दादी तक ने सबको चौंकाते हुए कुछ कदम थिरकाए। वातावरण इतना खुशनुमा था कि हर कोई पुराने दुख भूल चुका था। अगले दिन हल्दी की रस्म हुई। पीले कपड़ों में सूरज और ईशा दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। परिवार के सदस्य उन्हें हल्दी लगाते और ढेरों आशीर्वाद देते। हर कोई महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। शादी का दिन। मंदिर को हजारों फूलों से सजाया गया था। घंटियों की मधुर आवाज वातावरण में गूंज रही थी। सूरज शेरवानी पहनकर मंडप में पहुंचा। वहीं ईशालाल जोड़े में किसी सपने की तरह लग रही थी। जब दोनों की नजरें मिली तो जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया। उनकी आंखों में वह सारी यादें थीं। पहली मुलाकात, प्यार, जुदाई, संघर्ष और फिर मिलन। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अग्नि के सामने दोनों ने 7 फेर लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने एक नया वादा किया, विश्वास का, सम्मान का, साथ निभाने का और हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रहने का। फिर वह पल आया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। सूरज ने ईशा की मांग में सिंदूर भरा। उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। मंदिर तालियों और शुभकामनाओं से गूंज उठा। ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार वह हाथ कभी छूटने वाला नहीं था। शादी के बाद ईशा ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। जो लोग कभी उसे गलत समझते थे वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दादी उसे घर की लक्ष्मी कहने